हेलो माय डियर फ्रेंड्स, क्या हाल है? सब ठीक है? मैं भी ठीक हूँ और होप कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। क्योंकि अगर आप वैसे देखेंगे तो सर समय तो बहुत है, लेकिन जिनको एग्ज़ाम देना है और जिनको अच्छा मार्क्स लाना है भैया, वो तैयारी में लग चुके हैं। तो उठो, जागो, दौड़ो, चलो, लेकिन रुको मत जब तक कि लक्ष्य प्राप्ति ना हो। चलिए, आपका स्वागत करते हैं हम कॉमन सीए क्लासेस पे। और आज हमारी जीएसटी की नेक्स्ट क्लास है, आई थिंक शायद 5th क्लास होगी। 5th क्लास है। तो आज सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है, कल तक जो भी पढ़ा है उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। क्विक रिवीजन मतलब क्या क्या पढ़ा है वो देख लेते हैं, पक्का? देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने डेफिनेशन की थी। चार डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी। बिजनेस की डेफिनेशन की, गुड्स की करी, सर्विसेज की करी और कंसिडरेशन की करी। हमने आपको बताया है कि यदि आप इसका शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हैं तो ये डेफिनेशन आप नोट कर लीजिएगा इंस्टीट्यूट के मटेरियल से। क्लियर? फिर हमने किया सेक्शन नंबर 7। वो क्या बोल रहा था? सेक्शन नंबर 7 का सबसेक्शन 1 बोलता था कि सप्लाई इंक्लूड्स, मतलब सप्लाई में क्या आते हैं। सप्लाई इंक्लूड्स क्या? ए पॉइंट क्या था? ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। इसमें कुछ एग्जांपल थे, सेल, बार्टर, एक्सचेंज, सप्लाई सब थे। तो ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई मतलब सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, जिसमें कंसिडरेशन भी होगा और वो बिजनेस पर्पज के लिए भी होगा। मतलब ए पॉइंट क्या बोलता था कि भैया सप्लाई में सभी तरह की सप्लाई आएंगी, साथ में कंसिडरेशन भी होगा और वो बिजनेस पर्पज के लिए भी होगा। दूसरा 7(1)(b) क्या बोलता था कि भैया इंपोर्ट ऑफ सर्विस हुई और कंसिडरेशन आया। इंपोर्ट ऑफ सर्विस हुई और कंसिडरेशन आया तो भैया वो बिजनेस के लिए हो या ना हो, हम उसको सप्लाई मान लेंगे। इंपोर्ट ऑफ सर्विस हुई और वो बिजनेस के लिए हुई, इंपोर्ट ऑफ सर्विस हुई और वो कंसिडरेशन के लिए हुई। क्लियर? तो भले ही वो बिजनेस के लिए हो या ना हो, हम उसको क्या मान लेंगे? इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। और 7(1)(c) कहता था कि भैया विदाउट कंसिडरेशन भी हम कुछ ट्रांजैक्शन को सप्लाई मानते हैं, और वो चीजें कहाँ लिखी हुई हैं? शेड्यूल 1 में। क्लियर है? फिर हम लोगों ने 7 सबसेक्शन 1A किया था। इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि 7(1) में अगर कोई ट्रांजैक्शन सप्लाई हो गई तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, वो हम लोग डिसाइड करेंगे 7(1)A में। और ये डिसाइड कैसे होगा? इसकी लिस्ट दी हुई है शेड्यूल 2 में। शेड्यूल 2 अभी हम लोगों को करना है। अब उसके बाद हम लोगों ने किया था 7 सबसेक्शन 2। ये बोलता था कुछ ट्रांजैक्शन शेड्यूल 3 में दी हुई हैं, तो वो ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज हैं ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स हैं। नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। वो कहाँ दी हुई है? शेड्यूल नंबर 3 में। और कुछ ऐसी सर्विसेज जो कुछ गवर्नमेंट की भी सर्विसेज हैं जो कि नोटिफाइड हैं, वो भी नहीं सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएंगी, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएंगी। एक तरह से इसको हम लोग बोल सकते हैं नेगेटिव लिस्ट। इस पे जीएसटी नहीं लगता है। इस पे जीएसटी नहीं लगता है, क्योंकि ना ही ये सप्लाई ऑफ गुड्स है और ना ही ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, तो जीएसटी लगने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। 7 सबसेक्शन 3 फिर हम लोगों ने किया था। उसमें ये लिखा था कि गवर्नमेंट जब चाहे नोटिफिकेशन निकाल सकती है। नोटिफिकेशन निकालने के बाद, हाँ, हालांकि भाई नोटिफिकेशन निकालेगी तो रिकमेंडेशन काउंसिल की तो चलेगी, जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन तो चाहिए। तो गवर्नमेंट जब चाहे तब किसी भी ट्रांजैक्शन को सप्लाई ऑफ गुड्स बोल सकती है, किसी भी ट्रांजैक्शन को सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोल सकती है। तो उसको बोलना होगा तो 7 सबसेक्शन 3 में नोटिफिकेशन ले आएगी। क्लियर? उसके बाद फिर हम लोगों ने कुछ सर्कुलर और नोटिफिकेशन किए थे, जैसे डोनेशन रिसीव्ड बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, ठीक, क्विड प्रो क्यू वाला। फिर आर्ट वर्क सेंट बाय आर्टिस्ट टू गैलरीज। अच्छा, ये नोटिफिकेशन पढ़ के ही आपको वो नोटिफिकेशन याद आ जाना चाहिए कि उसमें क्या था। चलिए याद करते हैं।
डोनेशन रिसीव्ड बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, ये क्या था कि अगर हम किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को डोनेशन देते हैं और साथ में हम अपना बिजनेस प्रमोशन कराते हैं तो भैया ये सप्लाई मान ली जाएगी। लेकिन उसमें बिजनेस प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, हमारा क्विड प्रो क्यू है, विदाउट क्विड प्रो क्यू है, मतलब क्विड प्रो क्यू नहीं है, विदाउट क्विड प्रो क्यू है, मतलब समथिंग इन रिटर्न ऑफ समथिंग नहीं है, तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। आर्ट वर्क सेंट बाई आर्टिस्ट टू गैलरीज, आर्ट वर्क सेंट बाई आर्टिस्ट टू गैलरीज, तो ये क्या होगा, आर्ट वर्क सेंट बाई आर्टिस्ट टू गैलरी। तो भैया आर्टिस्ट अगर गैलरी में अपना आर्ट वर्क भेज रहा है, आर्टिस्ट अगर गैलरी में अपना आर्ट वर्क भेज रहा है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही भेजता है, तो उसे हम सप्लाई नहीं मानते। सप्लाई कब मानते हैं, जब गैलरी से उसका आर्ट बिक जाता है, किसी ने गैलरी में आया, देखा, उसका आर्ट पसंद किया और तब वो बिकता है, तब वो सप्लाई माना जाता है। फिर हम लोगों ने कॉस्ट पेट्रोलियम पढ़ा था कि भाई एक आदमी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेता है कोई चीज़ खोदने के लिए, क्रूड निकालने के लिए, तो वो खोदता है, अगर क्रूड नहीं निकलता है तो भैया उसकी कॉस्ट उसके पास, उसकी कॉस्ट उसके पास, ठीक है। उसकी कॉस्ट उसके पास, ठीक है। अब क्या हुआ, लेकिन अगर उसको प्रॉफिट होता है, अगर उसको प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट में से वो अपना कॉस्ट रिकवर कर सकता है। गवर्नमेंट के मतलब गवर्नमेंट को जो प्रॉफिट का शेयर देता है, उस प्रॉफिट के शेयर में से अपना कॉस्ट वो रिकवर कर सकता है। क्लियर है। तो हालांकि इसमें कहीं भी जीएसटी का कोई चक्कर नहीं था, इवन प्रॉफिट भी होता था तो वो एग्जेम्प्ट था। क्लियर है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फिर हम लोगों ने पढ़ा था भाई, कॉमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, डेरिवेटिव, फ्यूचर, फॉरवर्ड, लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योर्ड लोन की बात हो रही थी, एक्सटेंडिंग लोन, डिपॉजिट एक्सेट्रा था। तो भाई इसमें अगर कोई चीज़ सर्विस चार्ज टाइप का लिया हुआ है, उस पर जीएसटी लग रहा था, सिर्फ एक्सटेंडिंग लोन और डिपॉजिट को छोड़कर, ये पूरा एग्जेम्प्ट था। ठीक, ये हम लोगों ने सर्कुलर नोटिफिकेशन पढ़ लिया। उसके बाद हम लोग आए थे शेड्यूल 1 पे। शेड्यूल 1 पे क्या किया था, सबसे पहला परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स, और उस बिजनेस एसेट्स पे आईटीसी अवेल्ड की गई है। फिर सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन, बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, वो बिजनेस पर्पज के लिए होना चाहिए। सप्लाई ऑफ, तीसरा क्या था, सप्लाई ऑफ गुड्स किससे, एजेंट प्रिंसिपल को कर रहा है या प्रिंसिपल एजेंट को कर रहा है। प्रिंसिपल एजेंट को कब करेगा, जब वो एजेंट अपॉइंट किया होगा गुड्स सेल करने के लिए, और एजेंट प्रिंसिपल को कब करेगा, जब वो बाइंग एजेंट होगा। फिर चौथा पढ़े थे हम लोग इंपोर्ट ऑफ सर्विस, किससे, या तो रिलेटेड पर्सन से इंपोर्ट हो रही है या उसी की स्टैब्लिशमेंट से इंपोर्ट हो रही है जो आउटसाइड इंडिया है लेकिन बिजनेस पर्पज के लिए हो रही है। चलिए ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब आते हैं मेन प्रोविजन पे। अब यहाँ तक रिवीजन करने के बाद ऐसा है कि अब कुछ और नोटिफिकेशन वगैरह हम लोगों को करना है। तो उसमें सबसे पहला क्या है, ये दिख रहा है आपको, मोल्ड्स एंड डाइज ओन्ड बाई ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर दैट आर, मतलब ये मोल्ड्स एंड डाइज किसने ओन किया है, मोल्ड्स एंड डाइज किसने ओन किया है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ने, जो ओरिजिनली इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करता है उसने ओन्ड किया हुआ है और वो भेज रहा है। दैट आर सेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट आर सेंट फ्री ऑफ कॉस्ट टू कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो है कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को फ्री ऑफ कॉस्ट क्या भेज रहा है, मोल्ड्स एंड डाइज। मोल्ड्स एंड डाइज मतलब क्या होता है, मतलब समझिए कि अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं तो वो हमारा शेप है, ये देखिए, ये वो मेरा एक अलग ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, जैसे हमारा इंजन है तो हमको इंजन बनाना है तो वही ये हमारा स्पेशल डिज़ाइन है, वही इस तरह से इंजन होती है। लेकिन हमारे कंपनी के इंजन में ये थोड़ा सा और भी रहता है, ये ज़्यादा रहता है, ये थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। ठीक,
तो अब ये इंजन बनाने के लिए, इंजन की बॉडी बनाने के लिए हमको मोल्ड्स एंड डाइज तो भेजने पड़ेंगे ना, ताकि वो सेम साइज़ की बन पाए। तो मोल्ड्स एंड डाइज जो हम भेज रहे हैं, मोल्ड्स एंड डाइज जो हम भेज रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, किसको? कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को, जो हमारा कंपोनेंट बना रहा है। तो उस केस में क्या होगा, ये भेजा जा रहा है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो इसको हम सप्लाई नहीं मानते हैं। डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई सिंस दे आर नॉट रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन एंड देयर इज नो कंसिडरेशन इन्वॉल्व। तो भाई सीधी सी बात है, ये क्या बोल रहा है कि भैया चूंकि, अब ये कारण क्या बता रहा है, जरा उस पर हम लोग ध्यान दें। वो कारण क्या बता रहा है, जरा इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। वो कारण ये बता रहा है कि हम इसको इसलिए सप्लाई नहीं मानेंगे, हम इसको इसलिए सप्लाई नहीं मानेंगे क्योंकि एक तो वो दोनों रिलेटेड पर्सन नहीं है। रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन जो हम लोगों ने कल की थी, उसमें ये चीज़ साफ साफ लिखा हुआ था कि भाई उसमें ऐसा तो कोई बात था नहीं कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर आपस में रिलेटेड होंगे, ऐसा कुछ नहीं था। इसमें कंट्रोल वाली कोई बात ही नहीं है। तो ये बोल रहा है कि ये इसलिए सप्लाई नहीं मानी जाएगी क्योंकि एक तो वो रिलेटेड नहीं है, दूसरा कोई कंसिडरेशन भी इन्वॉल्व नहीं है। मतलब अगर वो रिलेटेड होते और कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होता तब शेड्यूल 1 में आ जाते ना, शेड्यूल 1 में आ जाते। सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, याद है ना, सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन रिलेटेड पर्सन एंड बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए था। तो ये कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो होता ही है, लेकिन चूंकि इसमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और चूंकि ये लोग रिलेटेड नहीं है, इसलिए यहाँ इसको सप्लाई नहीं मानेंगे। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। तो भाई अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉई की यदि हम लोग बात करें, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई की यदि हम लोग बात करें, तो ये बोल रहा है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में यदि सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज हो रहा है तो उसका क्या होगा? आइए देखते हैं इंस्टीट्यूट क्या बोलना चाह रहा है। इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पर्सन गिवन अबव, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय आर रिलेटेड पर्सन। क्लियर है? हाउएवर, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट आर नॉट सप्लाई। अब ये कहाँ दिया हुआ है? ये शेड्यूल 3 में साफ साफ लिखा हुआ है। जो भी शेड्यूल 3 हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ ट्रांजैक्शन है, ना ही वो सप्लाई ऑफ गुड्स माने जाएंगे, ना ही वो सप्लाई ऑफ सर्विस माने जाएंगे, तो वो शेड्यूल 3 में है। अभी आगे डिस्कस हम लोग करेंगे। तो वहाँ साफ साफ लिखा है कि एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉयर को जो सर्विसेज देता है इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट, तो वो भाई सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो ये तो क्लियर बात हो गई। अब गिफ्ट की यदि बात करें, जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे गिफ्ट की बात, तो गिफ्ट में 50,000 से ऊपर गिफ्ट टैक्सेबल हो रहा था। तो भाई इसी की बात करें तो फर्दर प्रोविजन टू पैरा 2 ऑफ शेड्यूल 1 प्रोवाइड दैट गिफ्ट अप टू 50,000 in value in a financial year by an employer to an employee shall not be treated as supply of goods or services or both. However, gift of value more than 50,000 made without consideration are supply and are subject to GST when made in the course or furtherance of business. ठीक है? तो भाई ये चीज़ तो हमको पता ही, हम लोग को पता ही था। हम लोगों ने इस पे शेड्यूल जब कर रहे थे तो उस समय हम लोगों ने चर्चा की थी इसके बारे में कि भाई ठीक है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई वाला 50,000 तक तो ठीक है। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट गिफ्ट? अब गिफ्ट में क्या आएंगे? द टर्म गिफ्ट हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द GST लॉ। इन कॉमन पैरेलेंस, गिफ्ट इज मेड विदाउट कंसिडरेशन, इज वॉल्यूंटरी इन नेचर एंड इज मेड occasionally. It cannot be demanded as a matter of right by the employee
and the employee cannot move a court of law for obtaining a gift। ठीक, तो भाई ये वॉलंटरी होता है। भाई इम्प्लॉय जो है एम्प्लॉयर के ऊपर ये बात को लेके केस नहीं कर सकता है कि भाई हमको एम्प्लॉयर जो है हमारा गिफ्ट नहीं देता है। ठीक है, अब परक्विजिट्स की यदि बात करें, सैलरी के साथ परक्विजिट्स शब्द आता ही है, इनकम टैक्स में हम लोग पढ़ते हैं। तो एज ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट सर्विसेज बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी। तो it follows therefrom that payment made by the employer to employee in terms of contractual agreement entered into between the employer and the employee will not be subject to GST। तो भाई जो परक्विजिट्स मिलते हैं वो भी एम्प्लॉयमेंट के रिलेशन में ही मिलते हैं। अगर वो एम्प्लॉयमेंट छोड़ दे तो परक्विजिट्स क्यों मिलेंगे उसको? तो भाई ये भी एग्जेम्प्ट रहेगा ना। तो अब इस पर यदि हम लोग बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इस पर क्लेरिफिकेशन दी है 10/7/2017 को कि इफ सर्विसेज सच एज मेंबरशिप ऑफ ए क्लब, हेल्थ, फिटनेस सेंटर एक्सेट्रा आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज टू ऑल द एम्प्लॉय, अगर सभी एम्प्लॉय को दिया जा रहा है बाय द एम्प्लॉयर, द सेम विल नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी। ठीक, लेकिन अब अकेले भाई किसी एक के ऊपर मेहरबान है तो भाई जीएसटी लग जाएगा। इसका मतलब ये हुआ ना, द सेम वुड होल्ड ट्रू फॉर फ्री हाउसिंग टू एम्प्लॉयज व्हेन द सेम इज प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई एंड इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कॉस्ट टू कंपनी। तो सीटीसी में यदि आ रहा है तो भाई ठीक है, वो जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा। चलिए ये बात हो गई। अब ये एनालिसिस हो रही थी प्रिंसिपल एजेंट वाला, ये भी हम लोगों ने कल एनालिसिस कर लिया था। हाँ, अब इसमें कुछ एजेंट वाली कहानी आएगी। अब इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है, थोड़ा ट्विस्ट है यहाँ पे, वो ट्विस्ट हम लोग समझ लेते हैं। अब एक चीज समझिए, एक चीज यदि बताएं तो यहाँ समझिए कि जो अपने अभी पढ़ रहे हैं शेड्यूल 1 में जो एजेंट है, शेड्यूल 1 में एजेंट हम कब माने जाएंगे? शेड्यूल 1 में एजेंट कब माने जाएंगे? तो शेड्यूल 1 में एजेंट कब माने जाएंगे? तो देखें, यदि बिल issued in the name of agent, तब ये शेड्यूल 1 वाला एजेंट माना जाएगा। समझ रहे हैं? चलिए इसको पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं। अच्छा, अब ये क्या कहना चाह रहा है, थोड़ा सा शुरुआत से एक बार चलते हैं, कोई चीज़ छूटना नहीं चाहिए ना। चूंकि ये एनालिसिस हो गई हम लोगों की, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट विदाउट कंसिडरेशन where the agent undertakes supply of such goods on behalf of principal. Similarly, supply of goods by agent to his principal without consideration. सेम चीज रिपीट किया। अब यहाँ से क्या पॉइंट्स निकल के आते हैं कि भाई सप्लाई ऑफ गुड्स की बात हो रही है, ठीक, सप्लाई ऑफ सर्विस की बात नहीं हो रही है। एक ये बात निकल के आ रही है, सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट विदाउट कंसिडरेशन ऑल्सो सप्लाई होता है। ये दो बातें निकल के आ रही हैं। फिर 10 द सप्लाई ऑफ सर्विस बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट एंड वाइस वर्सा वुड देयरफॉर रिक्वायर कंसिडरेशन टू बी कंसिडर्ड एज सप्लाई एंड दस टू बी लायबल टू जीएसटी। तब इसका मतलब ये हुआ कि भाई ऊपर तो सप्लाई ऑफ गुड्स की बात हो रही है, तो सप्लाई ऑफ गुड्स में विद कंसिडरेशन भी हो सकता है, विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई हो सकती है। लेकिन चूंकि वो सप्लाई ऑफ सिर्फ गुड्स है तो सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सप्लाई ऑफ सर्विस को
सप्लाई ऑफ सर्विस यदि एजेंट प्रिंसिपल को देता है या प्रिंसिपल अपने एजेंट को देता है, तो उसमें भैया उसको सप्लाई मानने के लिए कंसिडरेशन तो चाहिए। उसमें अगर कंसिडरेशन नहीं हुआ तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। क्लियर है? ये बात एक हुई। लेट अस फर्स्ट गो थ्रू द मीनिंग टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। अब प्रिंसिपल और एजेंट को ये लोग खोदेंगे, हम लोग भी खोदते हैं क्या मतलब हुआ। सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 डिफाइन करता है एजेंट को। एजेंट मतलब एज ए पर्सन इंक्लूडिंग अ फैक्टर, ब्रोकर, कमीशन एजेंट, आढ़तिया, डेल ग्रेडियर एजेंट, ऑक्शनियर और एनी अदर मर्केंटाइल एजेंट भी आते हैं, बाई वॉट एवर नेम, जो भी नेम हो, हु कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ सप्लाई और रिसिट्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ ऑन बिहाफ ऑफ अनदर। तो भाई एज वी कैन डिड्यूस फ्रॉम दिस डेफिनेशन ऑफ एजेंट दैट द टर्म एजेंट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ वेरियस एक्टिविटी बीइंग कैरिड आउट, ठीक, कंसर्निंग द प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, एंड बी क्या देखेंगे कि सप्लाई रिसिप्ट्स ऑफ गुड्स सर्विसेज हैज टू बी अंडरटेकन बाय एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक, एक तो कई नामों से इसको बुलाया जाता है और दूसरा ये किसी के बिहाफ पे काम करता है, मतलब प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है। अब फर्दर अब इसके आगे यदि प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल का डेफिनेशन 2 सबसेक्शन 88 में दिया हुआ है, एज ए पर्सन on whose behalf an agent carries on the business of supply or receipts of goods or services or both। तो जिसके बिहाफ पे एजेंट काम करता है वो प्रिंसिपल होता है। अब in order to determine whether a particular principal agent relationship falls within the ambit of para 3 of schedule 1, अब पर्टिकुलर कोई जो ट्रांजैक्शन है प्रिंसिपल एजेंट के बीच में, अब वो पैरा 3 शेड्यूल 1 में फॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको चेक करने का एक तरीका है। एज डिस्कस्ड अबव और नॉट, द डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा कि वेदर द इनवॉइस फॉर द फर्दर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल इज बीइंग इश्यूड बाय एजेंट और नॉट। क्लियर? अब ये एक डिसाइडिंग फैक्टर हुआ कि अगर जो गुड्स एजेंट को मिला उसकी अगर फर्दर सप्लाई हो रही है, जो गुड्स एजेंट को मिला और उसके वो फर्दर सप्लाई कर रहा है, तो भाई ये देखा जाएगा कि फर्दर सप्लाई किसके नाम से कर रहा है, वो फर्दर सप्लाई किसके नाम से कर रहा है। क्लियर? भाई अगर वो अपने नाम से कर रहा है, या अपने प्रिंसिपल के नाम से कर रहा है, ठीक, तो अगर वो अपने नाम से कर रहा है, बिल अपने नाम से बना के बेच रहा है, तब तो भैया इस शेड्यूल 1 में वो आएंगे। लेकिन अगर वो अपने नाम से बिल बना के नहीं बेच रहा है, वो जो माल बेच रहा है बिल बना रहा है प्रिंसिपल के नाम से, तो भैया शेड्यूल 1 में वो एजेंट फॉल नहीं होगा। क्लियर? इन अदर वर्ड, द क्रूशियल पॉइंट इज वेदर और नॉट द एजेंट हैज अथॉरिटी टू पास और रिसीव द टाइटल ऑफ द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। तो यहाँ पे अथॉरिटी की बात आएगी। अगर अपने नाम से बिल बना के भेज रहा है, इसका मतलब उसके पास अथॉरिटी है ना। अपने नाम से अगर वो बिल बना रहा है तो भैया उसके पास अथॉरिटी हो गई। तो भैया अथॉरिटी है तो वो एजेंट है, अथॉरिटी नहीं है तो एजेंट नहीं है। तो भैया अब कैसे डिसाइड करेंगे? अब इसमें देखिए डिसाइडिंग फैक्टर क्या हुआ। where the invoice for further supply is being issued by the agent in his name, एजेंट अपने नाम से फर्दर सप्लाई के इनवॉइस इशू कर रहा है, देन क्या होगा? एनी प्रोविजन ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्रिंसिपल टू द एजेंट वुड फॉल विद इन द फोल्ड ऑफ पैरा 3 अबव, मतलब शेड्यूल 1 में फॉल हो जाएगा। लेकिन अगर invoice issued by the agent to the customer in the name of principal, तो such agent shall not fall within the ambit of para 3 above। Clear? अब ये क्यों देखते हैं ये भी बताएंगे अभी। Similarly, where the goods is being procured by the agent, अब ये वो वाली बात होगी परचेज एजेंट वाली, कि वो गुड्स जो प्रोकर्ड कर रहा है, मतलब ले रहा है एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, अगर वो इनवाइस किया जा रहा है एजेंट के नाम से, तो भैया
तब तो वो शेड्यूल 1 में फॉल करेगा, नहीं तो वो नहीं करेगा। ये भी एक सर्कुलर है, ये भी एक सर्कुलर है। अब इसको जरा हम समझ लेते हैं। इसको ना थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। इसको पहले हम मिटा देते हैं, ठीक। क्लियर है? आइए अब हम लोग जरा समझते हैं क्या है। एक होता है कि प्रिंसिपल गुड्स भेजता है, प्रिंसिपल गुड्स भेजता है अपने एजेंट को। प्रिंसिपल गुड्स कहाँ भेज रहा है? अपने एजेंट को भेज रहा है। क्लियर? प्रिंसिपल गुड्स किसको भेज रहा है? अपने एजेंट को भेज रहा है। अब एजेंट जो फर्दर सप्लाई कर रहा है, फर्दर सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है टू थर्ड पर्सन। अब यहां देखेंगे कि भैया ये जो फर्दर सप्लाई किया, तो जो बिल इशू किया तो बिल पे तो थर्ड पर्सन का ही नाम रहेगा, लेकिन किसके बिहाफ पे इशू कर रहा है? अगर बिल इशू किया अपने नाम से, एजेंट नेम या प्रिंसिपल नेम, यही होगा। तो एजेंट नेम से करेगा तो भैया वो शेड्यूल 1 में आ जाएगा, और प्रिंसिपल नाम से करेगा तो वो शेड्यूल 1 में नहीं आएगा। क्लियर? ये तो हो गई अगर प्रिंसिपल गुड्स की सप्लाई एजेंट को कर रहा है तो। अब यदि सबसे पहले तो अब यही थर्ड पर्सन यहां हो गया, इसको ना किसी और पेज पे समझते हैं, थोड़ा सा बड़ा चाहिए हमको जगह। अब एक चीज और समझिए, ये है थर्ड पर्सन। एक मिनट, तो हाँ ठीक है। हाँ ये है थर्ड पर्सन, ठीक है। अब थर्ड पर्सन गुड्स दे रहा है किसको? एजेंट को, और एजेंट वो गुड्स किसको दे रहा है? प्रिंसिपल को। तो अब ये जो थर्ड पर्सन ने एजेंट को गुड्स दिया, ये जो बिल बनाया, अब ये बिल किसके नाम से बनाया? ये बिल किसके नाम से बनाया? तो अगर ये बिल एजेंट के नाम से बना तब क्या होगा, और प्रिंसिपल के नाम से बना तो क्या होगा? तो एजेंट के नाम से बना तो भैया ये शेड्यूल 1 में आ जाएंगे, और प्रिंसिपल के नाम से बना तो भैया ये शेड्यूल 1 में नहीं फॉल होंगे। ठीक, ये क्लियर है? चलिए, तो एजेंट प्रिंसिपल की कहानी समझ में आ गई। अब क्या होगा? अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो कर लेते हैं। आइए, तो एग्जाम्पल नंबर 22 करते हैं। ये क्या बोलता है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 22 कहता है, ये एक अनमोल है कोई, ये अनमोल क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं। अनमोल अपॉइंट करते हैं किसको? भोलू को भाई अनमोल ने भोलू को अपॉइंट किया किस चीज के लिए? टू प्रोकर सर्टेन गुड्स फ्रॉम द मार्केट। भोलू ने आइडेंटिफाई किया वेरियस सप्लायर हु कैन प्रोवाइड द गुड्स एज डिजायर्ड बाय अनमोल and ask the supplier Golu to send the goods and issue the invoice directly to Anmol। इनवॉइस किसके नाम से इशू हो रही है? डायरेक्टली अनमोल के नाम से इशू हो रही है, एजेंट के नाम से नहीं हो रही है। तो इस सिनारियो में क्या होगा? भोलू इज द ओनली एक्टिंग
as the procurement agent and has no way involve himself in the supply or receipts of the goods. Hence, in accordance with the provision of this act, Bholu is not an agent of Anmol for supply of goods in terms of para 3 of schedule 1. Clear? तो भाई ये हुआ एग्जाम्पल नंबर 22. अच्छा, अब एग्जाम्पल नंबर 23 पे आते हैं. एग्जाम्पल नंबर 23 क्या बोलता है कि एक मनी बैंक है. एक मनी बैंक है. वो कौन है? बैंकिंग कंपनी है. वो अपॉइंट करती है किसको? मंदार को. मंदार कौन है? ऑक्शनियर है. ठीक, ऑक्शनियर है. तो एक बैंकिंग कंपनी है, मंदार को अपॉइंट किया. ऑक्शनियर था कि भैया तुम ऑक्शन करो, हम लोग के पास कुछ गुड्स हैं. ऑक्शनियर ने ऑक्शन अरेंज किया और कुछ पोटेंशियल बिडर को आइडेंटिफाई भी किया. तो हाईएस्ट बिड एक्सेप्ट हो गया और गुड्स सोल्ड हो गया उससे जो हाईएस्ट बिडर था. ठीक, किसके द्वारा? बाई मनी बैंक के द्वारा. द इनवॉइस फॉर द सप्लाई of the goods is issued by the money bank to the successful bidder. भैया इनवॉइस किसने इशू किया? मनी बैंक ने, एजेंट ने नहीं किया. ठीक, तो यहां पे भी इस सिनारियो में भी जो एजेंट है मंदार, जो ऑक्शनियर है एजेंट बैंक का, तो भाई वो शेड्यूल 3 के हिसाब से एजेंट नहीं माना जाएगा. In this scenario, the auctioneer is merely providing the auctioneering services with no role play in the supply of goods. Even in this scenario, Mandar is not an agent of money bank for the supply of goods in terms of para 3 of schedule 1. Clear? आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं. नेक्स्ट अपना जो एग्जाम्पल नंबर 24 है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 24. ये क्या बोलता है? एक गौतम है आर्टिस्ट है, अपॉइंट्स करते हैं गंभीर को. गंभीर कौन है? ऑक्शनियर. तो गौतम है, गंभीर को अपॉइंट करते हैं. गंभीर कौन है? ऑक्शनियर. और गौतम कौन है? आर्टिस्ट है. तो आर्टिस्ट ने एक ऑक्शनियर को अपॉइंट किया कि भाई उसका तुम जो आर्ट वर्क है, पेंटिंग है, वो तुम ऑक्शन करो. गंभीर ने अरेंज कर दिया ऑक्शन का एंड आइडेंटिफाई द पोटेंशियल बिडर. हाईएस्ट बिड एक्सेप्ट कर लिया गया और पेंटिंग क्या हो गई? सोल्ड हो गई हाईएस्ट बिडर को. अब इनवॉइस किसने इशू किया ये देखने वाली बात है. तो इनवॉइस फॉर द सप्लाई ऑफ द पेंटिंग इज इश्यूड बाय गंभीर. गंभीर कौन था? गंभीर था ऑक्शनियर. गंभीर ऑक्शनियर था ना. तो भैया यहाँ पे इनवॉइस गंभीर के द्वारा, ऑक्शनियर मतलब एजेंट के द्वारा इशू की गई थी ऑन द बिहाफ ऑफ गौतम, बट इन हिज ओन नेम एंड द पेंटिंग इज डिलीवर्ड टू द सक्सेसफुल बिडर. इन हिज ओन नेम. भाई ऑन द बिहाफ ऑफ गौतम तो किया, लेकिन बिल किसके नाम से हुआ? ओन नेम, मतलब गंभीर के नाम से किया गया इशू. तब इन दिस सिनारियो गंभीर इज नॉट मेयरली प्रोवाइडिंग ऑक्शनियरिंग सर्विसेज बट इज ऑल्सो सप्लाइंग द पेंटिंग्स ऑन बिहाफ ऑफ द गौतम टू द बिडर एंड हैज द अथॉरिटी टू ट्रांसफर द टाइटल of the painting on behalf of Gautam. This scenario is covered under para 3 of schedule 1. Clear है? और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल नंबर 25. ये क्या बोलता है? एक C&F एजेंट है और कमीशन एजेंट टेक्स पोसेशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड इशू द इनवॉइस इन हिज ओन नेम. जो एक C&F एजेंट होता है वो प्रिंसिपल से गुड्स अपने पोसेशन में लेता है और बिल भी अपने नाम का इशू करता है. तो इस केस में क्या होता है कि द C&F कमीशन एजेंट इज एन एजेंट ऑफ द किसका? प्रिंसिपल फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स इन टर्म ऑफ पैरा 3. द डिस्क्लोजर और नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द नेम ऑफ द प्रिंसिपल इज इमटेरियल इन सच ए सिचुएशन. अभी सिचुएशन में वो अपने प्रिंसिपल का नाम लिखे चाहे न लिखे, ये एक इमटेरियल चीज है. ये तो खैर अलग चीज हो गई. यहाँ भी बात हो रही थी कि C&F एजेंट क्या करते हैं. C&F एजेंट प्रिंसिपल से माल लेते हैं और अपने नाम से माल बेचते हैं. तो वो तो आ गए शेड्यूल 1 में. फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 26. एग्जाम्पल नंबर 26 क्या बोलता है? रवि सेल्स एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस्ड बाय यूटिलाइजिंग द सर्विसेज ऑफ कवि. भाई रवि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को कवि की सर्विसेज लेके यूटिलाइज करता है.
हु इज कमीशन एजेंट एज पर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, एपीएमसी एक्ट होता है उसके, स्टेट में जो भी एपीएमसी एक्ट है उसके हिसाब से। कवि ने आइडेंटिफाई किया बायर को और सेल कर दिया एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑन बिहाफ ऑफ रवि फॉर विच ही चार्जेस अ कमीशन फ्रॉम रवि, भाई रवि से कमीशन भी चार्ज किया वो। अब एपीएमसी एक्ट अगर का देखें, एपीएमसी एक्ट क्या बोलता है इस बिहाफ पे, अगर वो देखा जाए तो द कमीशन एजेंट इज अ पर्सन who buys or sell the agricultural produce on behalf of principal or facilitate buying and selling of agricultural produce on behalf of principal and receive by way of remuneration a commission percentage upon amount involved in such a transaction। ये तो APMC एक्ट में लिखा है। तो in case where invoice is issued by कवि to the buyer, अगर इनवॉइस कवि इशू कर रहा है तो farmer is an agent covered under the farmer is an agent covered under para 3 of schedule 1। however in case where the invoice is issued directly by Ravi to the buyer the commission agent does not fall under the category of agent under para 3। clear? तो इसमें वही है, अगर रवि अपने नाम से वही इनवॉइस बनाएगा तब तो वो जो माल बिकवाया इसका वो एजेंट नहीं है इसके हिसाब से, शेड्यूल 1 के हिसाब से। लेकिन अगर उसने अपने नाम से इनवॉइस बना के माल इसका बेचा तो शेड्यूल 1 में ये कवर हो जाएगा। ठीक है। डेल क्रेडियर एजेंट एक होते हैं, इसमें इतना घबराने की बात नहीं है कि भाई सर ये अलग से कोई स्पेशल एजेंट हो गया क्या, डेल क्रेडियर एजेंट नहीं ना, ये भी एक एजेंट ही है और ये भी एजेंट शेड्यूल 1 के हिसाब से तभी माना जाएगा जब अपने नाम से इनवॉइस इशू करेगा। क्लियर है? बस यही चीज इसमें पूरे कहानी में लिखी हुई है। ये कहानी एक बार आप लोग पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना हो तो। ठीक है, कुल मिला के एजेंट है तो भैया अपने नाम से बिल इशू करेगा तो शेड्यूल 1 में फॉल होगा, नहीं इशू करेगा तो नहीं फॉल होगा। अब यही सब क्वेश्चंस है। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट कुछ है ट्विस्ट, वो ट्विस्ट हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कोई चीज़ छोड़ना तो है नहीं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हालांकि डेल क्रेडियर एजेंट का हमने बता दिया कि भाई डेल क्रेडियर एजेंट हो चाहे कोनो एजेंट हो, भैया अगर आप बिल अपने नाम से इशू कर रहे हैं तभी आप शेड्यूल 1 के एजेंट में फॉल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। सीधी सी बात है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। आइए इसको कर लेते हैं, इशू क्या है और क्लैरिफिकेशन क्या है। ये डेल क्रेडियर एजेंट के हिसाब से ही है। अब ये दुनिया भर का ये सब नोटिफिकेशन निकाल रखा है तो करना तो पड़ेगा। जी पढ़िए क्या इश्यूज हैं, उसका क्या क्लैरिफिकेशन दिया गया है। पहला है, लिख रहा है whether Dale Credier agent falls under the ambit of agent under para 3 of schedule 1। तो भाई सीधी सी बात है, इसका एक ही जवाब है, in case where invoice for supply of goods is issued by the supplier to the customer either himself or through DCA, the DCA does not fall under the ambit of agent। in case where invoice for supply issued by Dale Credier agent, तब तो वो fall हो जाएगा। क्लियर? इजी? हाँ भाई इजी। आइए दूसरे पे आइए। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि whether the temporary short term transaction based loan extended by the DCA to the recipients for which interest is charged by the Dale Credier agent is to be included in the value of goods being supplied by the supplier where Dale Credier agent is not an agent under para 3 of the schedule 1। ये बोल रहा है कि अगर डेल क्रेडियर एजेंट पैरा 3 शेड्यूल 1 के हिसाब से एजेंट में फॉल नहीं करता है और वो जिसको माल बेच रहा है प्रिंसिपल के बिहाफ पे, उसको कुछ फाइनेंस भी कर रहा है। ठीक, फिर से पढ़ लेते हैं। वेदर द टेम्पररी शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन बेस्ड लोन एक्सटेंडेड, उसको कुछ फाइनेंस करने की बात हो रही है यहाँ पे। डीसीए ने किया किसको? बायर को। बायर मतलब रेसिपिएंट्स, जो खरीद रहा था इससे माल, एजेंट से जिसने माल खरीदा था। फॉर विच इंटरेस्ट इज चार्ज बाय द डीसीए, जिसके लिए
डीसीए ने इंटरेस्ट भी चार्ज किया। तो ये बोल रहा क्या उस इंटरेस्ट को हम सप्लाई की वैल्यू में, वैल्यू ऑफ गुड्स में इंक्लूड करके चलें, जबकि वो एजेंट नहीं है, जबकि वो एजेंट नहीं है अंडर शेड्यूल 1 पैरा 3। तो भाई ये क्या होगा, अब आप सोचिए और सोच के मन में भारी रहिए। हम लोग पढ़ते हैं, फिर आप मिलाइएगा कि आपने सही सोचा या गलत। हम भी आपको बताएंगे कि हमने क्या सोचा। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। इन सच सिनारियो फॉलोइंग एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस। तो भाई ये अब इसकी बखिया उधेड़ रहा है, अब धागे खोल रहा है, बोल रहा है कि ये जो ट्रांजैक्शन बोला गया इसमें देखिए ये निम्नलिखित ट्रांजैक्शन आपको दिखेंगे। तो भाई पहला ट्रांजैक्शन तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम सप्लायर टू द रेसिपिएंट्स। एक तो सप्लायर ने रेसिपिएंट्स को गुड्स भेजी, एक ये ट्रांजैक्शन हुई। दूसरी ट्रांजैक्शन हुई सप्लाई ऑफ एजेंसी सर्विसेज फ्रॉम डीसीए टू सप्लायर और रेसिपिएंट और बोथ, एक ये हुई। तो भाई डीसीए ने, एक तो प्रिंसिपल ने मतलब सेलर ने बायर को माल बेचा, दूसरा एजेंट ने प्रिंसिपल को सर्विस दी, दो हुई। तीसरा सप्लाई ऑफ एक्सटेंशन ऑफ लोन सर्विसेज बाय डीसीए टू रेसिपिएंट, फिर डीसीए ने लोन एक्सटेंड किया जिसपे उसने इंटरेस्ट चार्ज किया, ये एक अलग ट्रांजैक्शन हो गई। तो तीन ट्रांजैक्शन, एक ट्रेडिंग की हुई, एक एजेंसी की सर्विस हुई, एक ट्रेडिंग एक्टिविटी हुई, एक एजेंसी की एक्टिविटी हुई और एक लोन एक्सटेंड करने की एक्टिविटी हुई। अब तीनों को अलग अलग समझते हैं। अब it is clarified that in case where DCA is not an agent under para 3, the temporary short-term transaction based loan being provided by DCA to the buyer is a supply of service by the DCA to the recipient on principal to principal basis and is an independent supply। क्योंकि भाई जब ये एजेंट ही फॉल नहीं किया तो ये जो अपनी सर्विस दे रहा है लोन एक्सटेंड करने की, ये इसकी अलग सर्विस होगी, ये इसकी सर्विस अलग हो गई। ठीक, तो वो एक इंडिपेंडेंट सप्लाई मान ली जाएगी। इसलिए इंटरेस्ट बीइंग चार्ज्ड बाय द डीसीए वुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, क्योंकि वो अलग ट्रांजैक्शन है, उस पर अलग जीएसटी लगेगा। क्लियर? भाई यहां पे क्या बोला गया समझिए। यहां पे बोल रहा है कि डेल क्रेडिट एजेंट भाई शेड्यूल 1 पैरा 3 के हिसाब से एजेंट नहीं है। क्लियर? एजेंट नहीं है। लेकिन अब क्या हुआ, वो क्या कर रहा है कि जिसने माल खरीदा, जो बायर है, क्योंकि उसके पास देने के लिए पैसा नहीं है तो इसने लोन को एक्सटेंड किया या उससे पैसा नहीं लिया, बोला कि ठीक है 2 महीने बाद देना, बदले में ब्याज लिया। तो हालांकि खुद तो ये प्रिंसिपल को पैसा दे चुका होगा ना, डेल क्रेडिट एजेंट ने प्रिंसिपल को पैसा उस गुड्स का दे चुका होगा जो उसने बेचा है, लेकिन उसने लोन एक्सटेंड किया अपने बिहाफ पे, क्योंकि वो एजेंट फॉल ही नहीं कर रहा है अंडर शेड्यूल 1 पैरा 3। तो अब ये एक अलग सप्लाई हो गई। तो पहली सप्लाई हुई थी कि प्रिंसिपल ने रेसिपिएंट को माल बेचा, दूसरी एजेंट की सर्विस वाली, ठीक। तीसरी जो डीसीए ने, जो डेल क्रेडिट एजेंट ने उसको दी, रेसिपिएंट को दी, मतलब परचेजर को दी लोन एक्सटेंडिंग की सर्विस। तो भाई ये एक इंडिपेंडेंट सप्लाई हुई, इसलिए वैल्यू ऑफ सप्लाई में तो नहीं जोड़ेंगे। समझ में आ गया? वही चीज अगर उल्टा हुआ होता तो वेयर डीसीए इज एन एजेंट, अब यहां क्या डीसीए एजेंट है एज पर पैरा 3 वो एंड मेक्स पेमेंट टू द प्रिंसिपल ऑन बिहाफ ऑफ द बायर एंड चार्जेस इंटरेस्ट टू द बायर फॉर डिलेड पेमेंट along with the value of goods being supplied, whether the interest will form a part of the value of supply of goods or not। ये वही चीज है, उल्टा कर दिया। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें भी 3 चीज, इसमें कितना है, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द सप्लायर टू डीसीए, फर्दर सप्लाई ऑफ गुड्स बाय डीसीए टू रेसिपिएंट्स। चूंकि अब ये एजेंट हो गया तो सबसे पहले गुड्स किसके पास आई होगी, डीसी के पास आई होगी, फिर डीसीए ने रेसिपिएंट को भेजा होगा,
फिर एक एजेंसी सर्विस भी डीसीए दे रहा है अपने सप्लायर को, फिर क्रेडिट एक्सटेंशन दिया जा रहा है डीसीए टू रेसिपिएंट। तो ये क्लेरिफाई किया गया इस केस में कि डीसीए अगर एजेंट है तो टेम्पररी शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन बेस्ड क्रेडिट बीइंग प्रोवाइडेड बाय डीसीए टू द बायर नो लॉन्गर रिटेन इट्स कैरेक्टर ऑफ एन इंडिपेंडेंट सप्लाई। तो इसको तो इंडिपेंडेंट सप्लाई नहीं मान सकते हैं क्योंकि वो तो एजेंट हो गया। अब एजेंट ने यदि कोई काम कर रहा है तो वो माना जाएगा कि प्रिंसिपल कर रहा है। एंड इज सबस्यूम्ड इन द सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द डीसीए टू द रेसिपिएंट, इट इज emphasized that activity of extending of credit by the DCA to the recipient would not be considered as a separate supply as it is in the context of supply of goods made by DCA to the recipient. It is further clarified that the value of the interest charged for such credit would be required to be included in the value of supply of goods by DCA to the recipient as per section 15(2) clause D। ये हम लोग वैल्यू ऑफ सप्लाई में पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 15, वहां पे देखेंगे कि ये चीजें हम लोग वहां पे जोड़ेंगे। क्लियर? ये 3 क्वेश्चन थे डेल क्रेडिट एजेंट को लेके। अब इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे हम लोगों ने कल एकदम तबीयत से बखिया उधड़ी है, धागे खोले थे और समझे थे, लेकिन यहाँ पे एक अलग इनका अलग चल रहा है, तो ये भी एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, कोई चीज़ें मिस नहीं होनी चाहिए। डेल क्रेडिट एजेंट आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया है। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस को लेके। तो हमने कल जो एनालिसिस करवाया था, देखते हैं आप कितना समझ पाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 27, आइए। झुमरू एसोसिएट रिसीव लीगल कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्रॉम हेड ऑफिस लोकेटेड इन मलेशिया। भाई झुमरू एसोसिएट्स हैं और उनकी हेड ऑफिस है मलेशिया में, वहां से उन्होंने लीगल कंसल्टेंसी सर्विसेज ली। हेड ऑफिस हैज रेंडर सच सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट टू इट्स ब्रांच। हेड ऑफिस ने ब्रांच ऑफिस को फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दी। तो अब ये कौन सा इंपोर्ट ऑफ सर्विस हुआ? तो ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस तो हुई, और फ्रॉम डिस्टिंक्ट पर्सन हुई, रिलेटेड पर्सन हुई ना, और फ्री ऑफ कॉस्ट हुई। तो शेड्यूल 1 में फॉल हो गया, शेड्यूल 1 में फॉल हो गया। सिंस Jhumru Associates and the head office are related person, services received by Jhumru Associates will qualify as supply even though he has head office has not charged anything from it. Clear? Next example पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 28 बोलता है एक चकमक है, वो क्या है, प्रोप्राइटर है, और कहाँ पर रजिस्टर्ड है, दिल्ली में। हैज सॉट आर्किटेक्ट सर्विसेज फ्रॉम हिज सन लोकेटेड इन यूएस। अपने बेटे से इन्होंने यूएस में जो रहता है उससे इन्होंने आर्किटेक्ट की सर्विस ली विथ रेस्पेक्ट टू हिज न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस इन दिल्ली। ठीक, ऑल्दो, तो भाई बिजनेस पर्पज के लिए नहीं ली। ठीक, रिलेटेड पर्सन, इंपोर्ट ऑफ सर्विस हुई, रिलेटेड पर्सन से हुई, लेकिन बिजनेस के लिए नहीं हुई। ठीक, ऑल्दो सर्विसेज has been received by Chakmak without consideration from his son, a related person, yet it will not qualify as supply since the same has not been received in the course or furtherance of business। भाई शेड्यूल 1 का जो पैरा 4 था, जो इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात कर रहा था फ्रॉम रिलेटेड पर्सन, उसमें ये बात हो रही थी कि भाई साहब कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस उसमें होना चाहिए, तभी सप्लाई मानी जाएगी। यहाँ नहीं है तो नहीं मानी जाएगी। हाउएवर, इफ इन द अबव केस चकमक रिसीव आर्किटेक्ट सर्विस विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम हिज सन विथ रिस्पेक्ट टू हिज ऑफिस इन दिल्ली, तब भाई इसको हम लोग सप्लाई मान लेते ना। क्लियर? अब ये कुछ सेल्स प्रमोशन स्कीम्स वगैरह हैं, इसकी बातें हो रही हैं इसमें, जैसे फ्री सैंपल्स एंड गिफ्ट्स दे रहे हैं, तो इसका क्या हम लोग करेंगे, तो ये भी देख लेते हैं फटाफट। सैंपल्स विच आर सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी कंसिडरेशन डू नॉट क्वालिफाई एज सप्लाई अंडर जीएसटी एक्सेप्ट वेयर द एक्टिविटी फॉल्स विद इन द एम्बिट ऑफ शेड्यूल 1। भाई विदाउट कंसिडरेशन कोई भी सप्लाई है तो अगर वो शेड्यूल 1 में फॉल होगी तभी सप्लाई मानी जाएगी, नहीं तो वो सप्लाई नहीं मानी जाएगी। क्लियर है? तो ये फ्री सैंपल्स और गिफ्ट जो होता है इसको सप्लाई नहीं मानते हैं जब तक कि वो शेड्यूल 1 में फॉल ना हो जाए।
क्लियर। फिर क्या था, बाई वन गेट वन फ्री ऑफर, बाई वन गेट वन फ्री ऑफर। तो अब इसमें अगर देखा जाए तो ये तो अलग कॉन्सेप्ट ही हो गया ना। तो इट में अपीयर एट द फर्स्ट ग्लांस दैट इन द केस ऑफ ऑफर लाइक बाई वन गेट वन ऑफर, वन आइटम इज बीइंग सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी कंसिडरेशन, ठीक। इन फैक्ट इट इज नॉट एन इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ फ्री गुड्स, ठीक, बट अ केस ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई वेयर अ सिंगल price is being charged for the entire supply. It can at the best to be treated as supplying two goods for the price of one. Taxability of supply will be dependent upon the whether the supply is कंपोजिट सप्लाई या मिक्स सप्लाई। तो यहाँ पे कंपोजिट या मिक्स सप्लाई का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अगर कंपोजिट होगा तो भैया जो प्रिंसिपल सप्लाई होगी उसके हिसाब से जीएसटी लगेगा। अगर मिक्स हुआ तो जिस पे हायर रेट ऑफ जीएसटी होगा, हायर रेट ऑफ जीएसटी होगा उस रेट से लगेगा। ये भी हम लोग कंपोजिट सप्लाई मिक्स सप्लाई आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी एक सर्कुलर निकाल के क्लैरिफाई किया गया, बाई वन गेट फ्री वन गेट वन वाला। हाँ, फिर क्या है, एक्टिविटी ट्रांजैक्शन टू बी ट्रीटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ये 7(1)(a) आ गया, ठीक है। तो चलिए तो यहाँ तक एक काम करते हैं, आज तक यहीं तक करते हैं। अब ये शेड्यूल 2 की बात हो रही है। शेड्यूल 2 का हम लोग धागा खोलेंगे कल। और कल जो अभी जितने धागे खुले हैं, कल आज हमने 4 क्लास का धागे को समेट दिया और आज के क्लास को उसी में जोड़ के कल उसको भी हम समेट देंगे। क्लियर है? चलिए, नमस्कार।